माय फर्स्ट वीडियो ऑन सीआरपीसी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सीआरपीसी कहाँ अप्लाई होता है और कहाँ अप्लाई नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरपीसी ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, बट सेकेंडली सीआरपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो सीआरपीसी जो है वो नागालैंड पर अप्लाई नहीं होता है और ट्राइबल एरिया पर अप्लाई नहीं होता है। देन हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से ट्राइबल एरिया पर अप्लाई जो है वो नहीं होता है। तो वो ट्राइबल उस ट्राइबल एरिया पर अप्लाई नहीं होता जो असम के ट्राइबल एरिया में 21 जनवरी 1972 से पहले ऐड किया गया था। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होता। इसकी एक एक्सेप्शन है म्यूनिसपैलिटी ऑफ शिलोंग। म्यूनिसपैलिटी ऑफ शिलोंग के अंदर पूरी की जो पूरी सीआरपीसी है वो अप्लाई होती है। बट एक फर्दर एक्सेप्शन ये है कि हमने शुरू में ये बोला था कि जो ट्राइबल एरिया है उसके ऊपर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है। ट्राइबल एरिया से मेरा मतलब उसी ट्राइबल एरिया से जो असम के ट्राइबल एरिया में 21 जनवरी 1972 से पहले ऐड किया था। बट नागालैंड और ट्राइबल एरिया पर भी कुछ एरिया ऑफ सीआरपीसी जो है वो अप्लाई होता है, जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ कि चैप्टर 8, 10 और 11 जो है सीआरपीसी का ऐसा है जो इन दोनों एरियाज पर भी अप्लाई होता है। चैप्टर 8, 10 और 11 हम आगे फर्दर रीड करेंगे कि कौन सा है। चैप्टर 8 के अंदर जो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग प्रोविजन है, चैप्टर 10 के रिगार्ड में जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उनके रिगार्डिंग प्रोविजन है, और चैप्टर 11 में पुलिस की प्रिवेंटिव पावर से रिलेटेड प्रोविजन हैं। तो जो मेरा ये सेशन है वो सीआरपीसी डेफिनेशन पार्ट तक डील करेगा। तो फर्स्टली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो सीआरपीसी सबको पता है कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1974 को इन्फोर्समेंट में आया था, और इसकी प्रेम्बल जो है वो है कंसोलिडेट एंड अमेंड। फिर हमने ये रीड करा कि सीआरपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो हमने ये रीड करा कि सीआरपीसी नागालैंड और ट्राइबल एरिया पर अप्लाई नहीं होता है, और ट्राइबल एरिया वो ट्राइबल एरिया जो असम के ट्राइबल एरिया में 21 जनवरी 1972 से पहले ऐड किया गया था। बट फिर हमने ये रीड किया कि म्यूनिसपैलिटी ऑफ शिलोंग ऐसी है जहाँ पे पूरा का पूरा सीआरपीसी जो है वो अप्लाई होता है। मतलब ये एक एक्सेप्शन है। और सेकंड एक्सेप्शन हमने ये पढ़ी कि जो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि नागालैंड और ट्राइबल एरिया पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है, बट इन दोनों एरियाज के ऊपर भी चैप्टर 8, 10 और 11 जो है वो सीआरपीसी के वो जो है वो अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा ये वीडियोस बनाने का पर्पज़ ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी खासकर कि आप शेयर करो सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोलूँगी मैं। मेरा जस्ट इस इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ एक ही है, क्योंकि मैं खुद एक जुडिशरी एस्पायरेंट हूँ। और ओवर द टाइम थोड़ा बहुत, जैसे मैंने अभी समहाउ थोड़े टाइम पहले मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेरी शुरू से यह हैबिट है, जब तक मुझे कोई पढ़ाने वाला ना मिल जाए ना, बच्चा मतलब स्टूडेंट कोई भी मिल जाए, जब तक मुझे ना मिले ना तब तक मतलब मुझे खुद को एक मोटिवेशन नहीं होता पढ़ने का। तो मेरा हमेशा हमेशा से यही होता था कि मुझे कोई स्टूडेंट मिल जाए, मतलब स्टूडेंट नहीं, आई मीन कोई भी जिसे मैं समझा सकूँ, जिसे मैं बता सकूँ। क्योंकि जब मैं किसी को बताती हूँ समझाती हूँ तो मुझे खुद को पहले तो टॉपिक्स कवर करने की मोटिवेशन मिलती है, और मेरा फिर मैं पूरे दिन भी पढ़ सकती हूँ। बट अगर मैं किसी को समझा नहीं रही हूँ वो चीज़, तो सेकेंडली ना तो वो मुझे याद हो जाती होती है सही ढंग से, और ना ही मेरा और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। सो मेरा इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि मैं खुद की प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से कर सकूँ। एंड अब हम डेफिनेशन पार्ट के ऊपर आते हैं। देखो, सीआरपीसी में डेफिनेशन जो है, खासकर एक तो जो एमसीक्यू में पूछते हैं वो 2G, 2H और 2I, आई मीन टू से कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो ये जो तीनों डेफिनेशंस है वो ऐसी है कि मुझे खुद को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं इनको ऐसे याद करती हूँ कि जैसे इंक्वायरी लिख लिया कॉपी पे, इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग लिख ली और जुडिशियल प्रोसीडिंग की स्पेलिंग लिख ली। तो आई पहले आता है, तो ये तो क्लियर होगा कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पहले होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो बाद में वर्ड आएगा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आई एन दोनों में सेम है, आई एन इन्वेस्टिगेशन में भी और आई एन इंक्वायरी में भी है। तो फिर आता है क्यू, क्यू वर्ड पहले है। तो हमने पूरा हमारा लो का यही सीक्वेंस होता है, खासकर डेफिनेशन पार्ट के अंदर। तो जो वर्ड पहले अल्फाबेटिकली आता है ना उसकी डेफिनेशन पहले आएगी। तो मैं हमेशा एमसीक्यू में कभी कभी मैं कंफ्यूज होती हूँ कि 2G में क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है या इंक्वायरी है। तो मैं ऐसे लिख के देखती हूँ क्योंकि इंक्वायरी पहले आएगा, तो इसलिए 2G में इंक्वायरी होएगा। और इन्वेस्टिगेशन वैसे इसी तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए भी कर सकते हैं, बट जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुझे डायरेक्टली याद भी है कि 2H में इन्वेस्टिगेशन है। और जो 2WA है ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था 2009 के अंदर। ये वाला क्वेश्चंस मैं खुद काफ़ी बार
मतलब गलत कर चुकी हूँ मॉक टेस्ट के अंदर। तो 2009 में ये ऐड करता, 31 दिसंबर 2009 के अंदर जो है 2WA विक्टिम डेफिनेशन ऐड करी थी, जो हम आगे फर्दर रीड करेंगे। और सेकेंडली सबका आई थिंक ये भी डाउट होगा कि 1 जुलाई से जो है वो हमारे न्यू लॉज, खासकर IPC, CRPC और एविडेंस तीनों ही रिप्लेस हो चुके हैं हमारे न्यू लॉज से। तो वाई आई एम डीलिंग विद दिस टॉपिक्स जब इनकी कोई रेलिवेंस नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इनकी रेलिवेंस नहीं है, इनकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप न्यू लॉज तभी समझ सकते हो जब आपको ये वाला लॉज आते होंगे। और वैसे भी मुझे इतना क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबने देखा होगा कि जो न्यू लॉज है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट नंबरिंग का डिफरेंस है। तो खासकर जिन स्टूडेंट्स ने ओल्ड लॉ से हमेशा पढ़ा है, और ओल्ड लॉ से पढ़ना ज़्यादा ईजी भी है, क्योंकि वो फिर भी एक सिक्वेंस, मतलब फिर भी उनमें एक लिंक बनता है। तो अगर हम उनसे पढ़ रहे हैं तो जस्ट हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये याद करना है कि ये वाला जो डेफिनेशन, मतलब मान लो ये वाला सेक्शन था, उसका नंबर अब ये हो गया है, और थोड़ा बहुत जो 4-5 प्रोविजंस ऐड करें वो हम रीड कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो पुराने लॉज की मेहनत थी वो खराब हो गई है। इवन तो न्यू स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो भी ओल्ड लॉ से आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि चाहे आप अपनी जर्नी में कभी भी नोटिस कर देना कि आप जो ये ओल्ड लो है ना, ये ऐसे नहीं है कि आप इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हो। आपको जो नया लो है उसको समझने के लिए ओल्ड लो भी एक बार रेफर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आई मीन टू से कि सीआरपीसी को, इस सीआरपीसी को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो ये ही है जो बेस बनेगा न्यू लो का, मेरा यही मानना है। बाकी चॉइस इज योर्स। तो 2A से हम डील करते हैं। 2A बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों ऑफेंस की बात करते हैं। बेलेबल ऑफेंस सीधी सी बात है वही है जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है, और जो किसी भी एक्ट ने बोला कि ये बेलेबल होंगे वो बेलेबल ऑफेंस है। फिर हम आते हैं कि नॉन बेलेबल कौन से होंगे। नॉन बेलेबल वही है जो अदर ऑफेंस रहेगी वो सारे के सारे जो नॉन बेलेबल होंगे। देन जो 2B है उसके अंदर चार्ज है, चार्ज की डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं 2C के ऊपर। 2C जो है वो कोग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है। कोग्निजेबल ऑफेंस का नाम पढ़ते ही हमारे माइंड में सबसे पहली बात तो यही आती है कि कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। उसको मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, उसे वारंट लेने की जरूरत नहीं है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है इसके अंदर ये आता है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट कैन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। विदाउट मतलब वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर। फिर उसके बाद आती है डेफिनेशन कंप्लेंट की। कंप्लेंट जो 2D में डिफाइन है। कंप्लेंट कई बार जो है वो मेंस के अंदर भी मान लो 3 या 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो कंप्लेंट सीधी सी बात है कि ये एक एलिगेशन है जो ओरल भी हो सकती है और जो रिटर्न भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ओरल ही होएगी या फिर वो रिटर्न ही होएगी। वो ओरल भी हो सकती है और वो रिटर्न भी हो सकती है। ये मैजिस्ट्रेट को की जाती है। कई बार MCQ में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को कि मैजिस्ट्रेट वर्ड लिख देते हैं और जज लिख देते हैं। तो हमें MCQ में बिल्कुल वही चूज करना होता है जो हमारे बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। तो हम वहाँ पे मैजिस्ट्रेट वर्ड जो है वो चूज करेंगे। कंप्लेंट जो वो हमेशा मैजिस्ट्रेट को की जाती है। क्यों की जाती है? विद ए व्यू टू टेक एक्शन, कि आप जो है हमारी कंप्लेंट के अंदर हमारी हमने जो एलिगेशन लगाई है किसी पर्सन के अगेंस्ट उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, विद ए व्यू टू टेक एक्शन। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो पर्सन नोन हो, मतलब वो पर्सन हम उस पर्सन को जानते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो पर्सन अननोन हो। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ऑफेंस हो गया बट हमें नहीं पता हमारे साथ ऑफेंस किसने किया। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो सामान है वो चोरी हो गया, अब हमें नहीं पता भाई किसने चोरी करा है। तो सीधी सी बात है कि वो पर्सन नोन भी हो सकता है और वो पर्सन अननोन भी हो सकता है। और सबसे मेन बात जो है वो कंप्लेंट के अंदर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। ये जो है वो MCQ का भी क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है PYQ में। अब एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने FIR करी और पुलिस ने FIR होते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने जो है वो रिपोर्ट बनाई, और रिपोर्ट बनाने के बाद पुलिस को पता चला कि ये जो ऑफेंस है वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। सबको पता होगा कि जो पुलिस है वो कोग्निजेबल ऑफेंस को डील करती है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो हमें कंप्लेंट करनी पड़ती है, और कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जाती है। हम नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर FIR नहीं करते हैं। तो इसलिए बाई चांस किसी भी पर्सन ने मान लो FIR करवाई, उसे नहीं पता था, जिस भी पर्सन ने मतलब मान लो कंप्लेंट FIR दी, उसे नहीं पता था कि ये ऑफेंस कोग्निजेबल है नॉन कोग्निजेबल है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उस ऑफेंस को देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोग्निजेबल भी हो सकता है नॉन कोग्निजेबल भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में उसने FIR दर्ज करवाई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है।
अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो पुलिस तो लाइक एफआईआर के थ्रू तो जा नहीं सकती है, तो हमें कंप्लेंट वाले स्टेज के ऊपर दोबारा से आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंप्लेनेंट है वो पर्सन होगा जिस पर्सन ने रिपोर्ट बनाई है। द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर विल बिकम द कंप्लेंट। जो पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट है वो तो कंप्लेंट बन जाएगी, और कंप्लेनेंट कौन होगा, वो पुलिस ऑफिसर जो है वो खुद कंप्लेनेंट बन जाएगा। ये थी हमारी 2D कंप्लेंट। अब हम आते हैं 2G के ऊपर। 2G इंक्वायरी। 2G इंक्वायरी है, और इंक्वायरी के अंदर हम मेन पॉइंट जो है वो दो ही डील करते हैं। पहली बात तो ये कि ये अदर देन ट्रायल होता है। सेकंड बात ये कि ये जो है वो मैजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों के द्वारा मतलब की जा सकती है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों वर्ड यूज है। एग्जाम्पल जैसे पीवाईक्यू में एक बार आया हुआ था कि इंक्वायरी इज लाइक कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैजिस्ट्रेट और कोर्ट बोथ। तो हमें मैजिस्ट्रेट और कोर्ट बोथ वाला ऑप्शन चूज करना है कि मैजिस्ट्रेट और कोर्ट दोनों वर्ड यूज किए हुए हैं इंक्वायरी की डेफिनेशन के अंदर। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मान लो जो बिल्कुल ही जिन्होंने अभी लो स्टार्ट ही करी है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे हमारी इंक्वायरी है वो सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है। जैसे शुरू वाला जो स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी जो है वो कोर्ट के द्वारा की जाती है, और फिर ट्रायल होता है। तो इसलिए हम इंक्वायरी की डेफिनेशन में ये बोल रहे हैं कि अदर देन ट्रायल। ये ट्रायल नहीं होता, ट्रायल से अदर देन होता है, मतलब ट्रायल से पहले होता है। ट्रायल, वो ट्रायल से पहले होता है, वो इंक्वायरी होता है, फिर ट्रायल होता है कोर्ट के अंदर। इंक्वायरी बेसिकली कोर्ट इसलिए भी करती है कि देखने के लिए कोई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर कोर्ट जो ट्रायल कंडक्ट करती है। नाउ वी आर कमिंग ऑन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन सीधी सी बात है, इन्वेस्टिगेशन मीन्स ऑल प्रोसीडिंग्स डन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये 2H में डिफाइंड है। और इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है, या फिर ऐसा पर्सन जिसे मैजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है। बट कभी भी इन्वेस्टिगेशन जो वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं की जाती है। मैजिस्ट्रेट हमेशा इंक्वायरी करता है, और पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है। पूरी सीआरपीसी में आप ये दो वर्ड बार बार रिपीट होते देखोगे, एक तो इन्वेस्टिगेशन और एक इंक्वायरी। और जहाँ पे भी देखोगे ना, अगर इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज है, इसका मतलब वहाँ पे पुलिस कर रही है, पुलिस का काम है। इंक्वायरी जहाँ वर्ड यूज है, मतलब वहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी है, वहाँ पे कोर्ट कुछ कर रहा है। देन वी आर कमिंग ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो 2I में डिफाइंड है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग वही है, जब मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, जब हम लीगली लीगली पहली बात तो जुडिशियल वर्ड यूज होगा तो लीगल तो होगा ही होगा। तो प्रोसीडिंग इन विच एविडेंस इज टेकन लीगली ऑन ओथ। जब हम ऑन ओथ पे लीगली एविडेंस लेते हैं तो हम उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। देन 2L के अंदर जो है वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है। अब आप मुझे ये बताइए कि कोग्निजेबल ऑफेंस किसके अंदर था। कोग्निजेबल ऑफेंस 2C के अंदर था, और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस 2L के अंदर है। कोग्निजेबल ऑफेंस का बिल्कुल अपोजिट है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अरेस्ट करके विदाउट द वारंट ऑफ द कोर्ट। तो उसे कोर्ट का अगर वारंट है तभी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। सेकंडली तभी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है जब पुलिस ऑफिसर के पास कोर्ट का ऑर्डर है। देन 2N ऑफेंस। ऑफेंस जो है वो सीधा सा है कि एक्ट होती है, ओमिशन होती है, पनिशेबल बाय लॉ होती है। और इसके अंदर एक ऐड किया गया है कि कंप्लेंट जो सेक्शन 20 है, कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंदर जो कंप्लेंट होती है उसे भी हम ऑफेंस की डेफिनेशन में लेते हैं। नाउ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ये सीधी सी बात है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ओ ऑफिसर है, तो 2O जो है डेफिनेशन स्टार्ट हुई है। इसके अंदर पहली बात जो है वो खासकर हमारे एमसीक्यू में पूछते हैं वो ये है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन वो होता है जो अबव द रैंक होता है, कांस्टेबल होता है। जो कांस्टेबल की रैंक से ऊपर है वो ही ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इंक्लूड ऑफिसर प्रेजेंट इन स्टेशन हु इज नेक्स्ट इन रैंक, या फिर वो जो ऑफिसर प्रेजेंट है मतलब पुलिस स्टेशन में जो अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल है। और मान लो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन सबसे मेन मतलब ऊपर वाला बंदा होता है एक पुलिस स्टेशन के, नॉर्मल पुलिस स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो है ही है इंक्लूड। प्लस में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के बाद नेक्स्ट जो रैंक आता है वो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, बट कंडीशन एक है कि उसका जो रैंक है वो अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल होना चाहिए। अगर वो अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल है देन दैट पर्सन इज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब है 2Q। 2Q जो वो प्लीडर है, और
2U जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। मैं खासकर इन दोनों के अंदर कंफ्यूज होती हूँ। जो 2U है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो 2Q है वो प्लीडर है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सेक्शन 24 में भी आएगा आगे सीआरपीसी के अंदर। जो 2Q है प्लीडर, प्लीडर कौन होता है? प्लीडर सीधी सी बात है कि जो लॉ ने अथोराइज कर रखा है जिस पर्सन को कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। सेकेंडली वो पर्सन भी इंक्लूड होता है प्लीडर के अंदर जो कोर्ट ने जिसको परमिशन दी है कि आप जो है वो प्रोसीड कर सकते हो, मतलब आप केस लड़ सकते हो। जैसे हमने कई बार देखा है कि कोर्ट के अंदर कभी 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 अब जो मदर है उनको कस्टडी का, खुद की चाइल्ड की कस्टडी का केस लड़ने के लिए कोर्ट जो वो अलो कर देती है। तो इवन जब वो पर्सन लॉयर नहीं है बट फिर भी कोर्ट उसको परमिशन दे रही है, कोर्ट उसको परमिट कर रही है कि आप जो अपना केस खुद लड़ सकते हो। तो यहाँ पे वो पर्सन भी प्लीडर, मतलब कि प्लीडर कहलाएगा। अब आते हैं पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब आर, तो 2R में इसकी डेफिनेशन है। पुलिस रिपोर्ट सीधी सी है, जो सेक्शन 173 है हमारा सीआरपीसी का, उसके क्लोज 2 के अंदर जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है मैजिस्ट्रेट को, उस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। और वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है मैजिस्ट्रेट को। अब 2U सीधी सी बात है, जो पर्सन अपॉइंट होता है सेक्शन 24 में, सेक्शन 24 में खासकर हमें पता चलेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है। प्लस में वो पर्सन भी इसके अंदर इंक्लूड होता है जो पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन के अंडर काम कर रहा है। अब आता है समन केस और वारंट केस। समन और वारंट केस, देख पहले तो डेफिनेशन याद करने का तरीका यही है कि वारंट केस है ना, वैसे तो 2W होना चाहिए बट 2W नहीं है। मैंने इसमें ये याद किया हो कि अपोजिट है। वारंट केस 2W होना चाहिए बट वो नहीं है, समन का 2W है, समन का 2W है। और जो वारंट केस है उसका 2X है। इन्होंने डेफिनेशन के अंदर सीधी सी बात, समन केस को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वारंट केस कौन से है। वारंट केस वो केस होते हैं जो पनिशेबल है विद डेथ, विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग फ्रॉम 2 ईयर्स, दो साल से ऊपर वाले ऑफेंस, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है जिनकी पनिशमेंट, या फिर जिनकी पनिशमेंट डेथ है, वो ऑफेंस जो है वो वारंट केसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर हम समन केस के ऊपर जा सकते हैं कि समन केस इन्होंने बताया वो केस होता है जो वारंट केस नहीं है, सीधी सी बात है। अब जो डेफिनेशन जो है वो विक्टिम की जो डेफिनेशन है वो ऐड की गई थी 21 दिसंबर 2009। और इसके अंदर दो एमसीक्यू बनते हैं। एक तो ये कि अगर हमें ये बोलते हैं कि इंसर्शन डेट क्या है तो फिर हम 31 दिसंबर 2009 बताते हैं, बट अगर हमें अमेंडमेंट पूछते हैं तो फिर हम अमेंडमेंट जो ईयर है वो 2008 का बताते हैं। और ये काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो गलत भी करते हैं, काफ़ी बार ये गलत करते हैं। और जो विक्टिम की डेफिनेशन है वो 2WA के अंदर है। ए से हमें पता चल रहा है खास करके अमेंडमेंट के थ्रू आया है। और विक्टिम की डेफिनेशन में वही पर्सन इंक्लूड होगा जिस पर्सन को इंजरी हुई है, पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। और विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर जो है वो उसका गार्डियन और लीगल हेयर जो है वो इंक्लूड होते हैं। उसके नाउ डेफिनेशन पार्ट इज कंप्लीट। खासकर मैंने ये वीडियो इस तरीके से भी बनाई है कि जो न्यू स्टूडेंट है उसको खासकर मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। बट जो स्टूडेंट्स पहले से ही प्रिपेयर्ड अपने एग्ज़ाम के लिए या फिर एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उन्हें शायद काफ़ी मेरी लैंग्वेज जो है वो मतलब लेमैन या फिर बहुत ईजी वे में लगेगा कि मैंने इजी वे में बोला है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़फुल ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मतलब बिल्कुल ही लो पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अभी अभी स्टार्ट करा है और वो मतलब अपनी LLB के सेमेस्टर्स में है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप पूरी देख सकते हैं। थैंक यू।